हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारी फिफ्थ चैप्टर की बैक से डिस्कस की थी, जिससे हमारा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आज हम हमारा सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represents a change. ठीक है, आप कहते हैं कि आप अपने डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ों से क्रॉस होते हैं, बहुत सी चीज़ों से गुजरते हैं, ठीक है, और उनमें एक या एक से ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम आपकी मदर ने कहा कि वाटर में शुगर डिज़ोल्व करो, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो वो भी तो एक चेंज हुआ, क्योंकि पहले वाटर और शुगर जो थे वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल सब्सटेंसेस थे, लेकिन जब हमने उन्हें मिक्स कर दिया तो वो जो है शुगर सोल्यूशन बन गया, तो वो एक चेंज हो गया। ठीक है, जो शुगर सोल्यूशन है वो एक चेंज हो गया। अब हमने मिल्क से कर्ड बनाई, वो भी चेंज हो गया। अब मिल्क जो दूध है वो खट्टा हो गया, बड़ा बड़ा, वो भी चेंज हो गया। ठीक है, रबर बैंड जो है वो स्ट्रेच हो गया, वो भी एक चेंज है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. अब कहते हैं कि आप जो है अपने सराउंडिंग्स के 10 चेंजेस की जो है वो लिस्ट बनाओ और उन्हें जो आप भी नोटिस करते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन चेंजेस के नेचर को स्टडी करेंगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके। जो मेनली जो चेंजेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब जैसे इन्होंने फिगर दिखाई हुई है, इसमें जो है वो पेपर के पीसीज हैं। पहले ये पूरा पेपर था, ठीक है, फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर आगे वो 2 पार्ट्स को 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इसमें चेंज हुआ ना कि जो उसका जो उसकी साइज है पेपर का वो चेंज हो गया। ठीक है, नाउ 6.1 फिजिकल चेंजेस, एक्टिविटी 6.1। अब हम फिजिकल चेंजेस के बारे में रीड करेंगे। पहले, कट ए पीस ऑफ मैंगो इन 4 स्क्वायर पीसीस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in their property of the paper? अब कहते हैं कि जैसे उन्होंने नीचे फिगर में दिखाया कि आप एक पेपर लो, ठीक है, और उसके उसको स्क्वायर फॉर्म में कट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप उसके आगे 4 स्क्वायर पीसीस बना दो और उन सबको एक फ्लोर पे या टेबल पर सेटल डाउन कर दो कि वो जो है वो ओरिजिनल पेपर के साइज़ को एक्वायर कर ले। अब हम उसको ओरिजिनल पेपर के साइज़ के हिसाब से तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमने तो उसको पीसीज में कट कर लिया। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें जो है वो पीसीज में चेंज आया। चेंज क्या आया, उनके साइज में, उनके शेप में। ठीक है, जब हम कट कर रहे थे तो उस टाइम उनके शेप और साइज में चेंज आया। नाउ एक्टिविटी 2, कलेक्ट द चॉक डस्ट lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust?
अब कहते हैं कि आप जो है वो चौक डस्ट कलेक्ट करो जो चौक बोर्ड के पास नीचे फ्लोर पे होती है, ठीक है, अपने क्लासरूम में से, या फिर आप किसी छोटे चौक के किसी छोटे पीस को क्रश कर दो, ठीक है, और उसमें जो है पानी ऐड कर दो। अब उसका पेस्ट बना लो और उसके बाद उसको चौक की शेप में ही दोबारा चौक पीस बनाने के लिए उसको पेस्ट को रोल करो, ठीक है, और फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दो। अब आप क्या जो आप चौक का जो साइज है वो ओरिजिनल रिकवर कर पाए, जो चौक है वो उसको ओरिजिनली रिकवर कर पाए, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, you have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in the freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? अब कहते हैं कि आप एक टम्बलर या ग्लास में जो है आइस लो, ठीक है, और उसके कुछ पोर्शन को मेल्ट कर दो सन में रख कर, धूप में रख के उसे, ठीक है। अब कहते हैं कि नाउ यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके पास आइस और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब आप क्या करो कि उस टम्बलर को आप फ्रीज़र में रख दो, जो आइस और कॉमन सॉल्ट, ठीक है, लेकिन उस टम्बलर में आइस और कॉमन सॉल्ट होनी चाहिए। अब क्या जो है वो वाटर जो है वो दोबारा से आइस बन पाया? नाउ एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, observe the inner surface of the pan, do you see any droplet of water there? आप कहते हैं कि आप एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लो और उसे बॉईल कर दो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो स्टीम है वो कंटेनर से बाहर आ रही है। अब आप क्या करो, उस स्टीम के ऊपर आप एक पैन इन्वर्ट करके रख दो, ठीक है, उसको हैंडल से होल्ड करके कुछ डिस्टेंस पर, ठीक, और फिर आप क्या ऑब्जर्व करो, फिर उसको जो पैन है उसके इनर सरफेस को ऑब्जर्व करो, क्या आपको उस पर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वाटर बॉयल हुआ वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो वो राइज हो गया, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में चला गया। अब एनवायरनमेंट में जब वो पैन के कांटेक्ट में आया तो वहाँ क्या हुआ कि जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर हाई था और जो पैन था उसका टेम्परेचर लो था, तो वो स्टीम जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। नाउ एक्टिविटी 6.5, हियर इज अ कॉशन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। अब कहते हैं कि आप फ्लेम के साथ जब भी काम करते हो तो बहुत केयरफुली काम करना है आपको। नाउ होल्ड ए यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? अब कहते हैं कि आप एक हैक्सॉ ब्लेड लो, ठीक है, और उसको टोंग्स के साथ होल्ड करो और फिर उसके बाद जो उसका फ्री एंड है उसको गैस के स्टोव पर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कुछ देर बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसका ब्लेड का जो कलर है वो चेंज हुआ, ठीक है। तो अब कहते हैं कि आप क्या करो, उसको अब फ्लेम से रिमूव कर दो, ठीक है, फ्लेम से हटा दो
और उसके बाद उसको साइड पे रख दो। अब उसको कुछ देर बाद ऑब्जर्व करो कि क्या जो उसका ओरिजिनल कलर है वो वापस आ गया जब हमने उसको फ्लेम से हटाया। ठीक है। नाउ इन एक्टिविटीज 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activities 6.3 and 6.4, water changed its state from solid to liquid or from gas to liquid. In activity 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. अब कहते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में जो पेपर और चॉक था उनका जो साइज है वो चेंज हो गया। ठीक है। और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में जो है वो वाटर की स्टेट में चेंज आया कि वो सॉलिड से लिक्विड बन गया या गैस से लिक्विड बन गया। और जो एक्टिविटी 6.5 है उसमें जो है वो हैकसॉ ब्लेड का जो है वो कलर चेंज हो गया जब वो हीट हुआ। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. Let us now consider the other kind of change. अब कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि शेप, साइज, कलर और स्टेट किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। ये सारी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट हो जाएंगी। अब ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं किसी भी सब्सटेंस की, उन चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और इनमें कोई भी जो नया सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होता। ठीक है। तो अभी हमने फिजिकल सब्सटेंसेस के बारे में रीड किया। अब हम जो है वो सेकंड काइंड दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में रीड करेंगे। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a flame of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the air. अब कहते हैं कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस से तो फेमिलियर होंगे। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। कहते हैं कि जब भी आप किसी भी आयरन के पीस को ओपन में लिफ्ट करते हो तो उस पर जो ब्राउनिश सब्सटेंस जो है उसकी फर्म बन जाती है और उसे हम रस्ट कहते हैं। और ये प्रोसेस जिसमें ये रस्ट लगती है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि कोई भी आयरन गेट्स हैं पार्क के या लैंड फार्म्स की, या आयरन के बेंचेस हैं जो लॉन्स और गार्डन्स में होते हैं। ठीक है। कहते कोई भी या फिर कोई भी आयरन का कोई भी आर्टिकल है, अगर हम उसको ओपन में रखेंगे तो उस पर रस्ट लगनी ही लगनी है। अब कहते कि हमारे घर में जो स्पेड्स है, जो अब आपने वो देखे होंगे कि आयरन की टैप्स वगैरह होगी, जो चीज़ें भी हैं, ठीक है, उन सब पर जो है रस्ट लग जाती है जब हम उन्हें एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। In the kitchen, a wet iron pan or tawa often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron.
It is different from iron on which it gets deposited. Let us consider a few more changes that where new substances are formed. आप कहते हैं कि आप अपनी किचन में एग्जांपल ले लो कि जो आयरन तवा है, ठीक है, अगर जब वो गीला होता है तो अगर वो ज़्यादा देर गीला रहेगा, उस पर मॉइस्चर रहेगा, तो वो है जो उस पर रस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो लेकिन कहते हैं जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, आयरन का चेंज है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में उसका जो चेंज है वो है, ठीक है। जो आयरन पे जो है वो रस्ट डिपॉजिट होती है, लेकिन वो आयरन नहीं है। आप कहते हैं कि इसे समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि जहाँ पर नए सब्सटेंस बनते हैं। नाउ एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब ये कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है वो आपके टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कॉशन, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। अब कहते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन की जो बर्निंग है उसको बहुत देर तक देखना डेंजरस होता है। तो जो टीचर्स हैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो प्लीज़ स्टूडेंट्स को एडवाइस करें कि जो है इसको बर्निंग रिबन को बहुत देर तक ना देखें, ठीक है, उसे स्टेयर ना करें। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, बर्न द टिप, ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, it burns with a brilliant white light. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like the magnesium ribbon? The change can be represented by the following equation. अब कहते कि आप एक मैग्नीशियम का रिबन लो या फिर उसकी थिन स्ट्रिप लो, ठीक है, उसको सैंड पेपर से क्लीन करो और उसके बाद उसको कैंडल की फ्लेम के पास लेकर आओ, कैंडल की फ्लेम की टिप पर लेकर आओ और उसको कम्प्लीटली बर्न होने दो। आप कम्प्लीटली बर्न होने दो उसको, फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि उसमें जो पाउडरी ऐश रह गई बस, ठीक है। तो क्या वो ऐश जो है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह ही दिखती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है, नीचे जो इक्वेशन दी हुई है ये मैग्नीशियम का चेंज है। अब जो मैग्नीशियम है दैट इज Mg, अगर हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दैट इज O2 उसको हीट करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी, जैसे दैट इज MgO, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज चेंज ऑफ द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट इज हीटेड। द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज। अब कहते हैं कि जो साइंस में आपको इक्वेशंस जो आपको इस चैप्टर में या आगे जितनी भी इक्वेशंस आएगी आपकी साइंस में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में, तो वो आपके मैथ्स सब्जेक्ट से डिफरेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो एरो है, ये जो एरो है, ठीक है, ये आपको डिनोट करता है कि इन रिएक्टेंट्स के से कौन सा ये प्रोडक्ट बनने वाला है। एरो के बाद जो भी है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और जो एरो से पहले हैं वो सारे रिएक्टेंट्स हैं जिन्हें आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और ये कहते हैं कि अभी आपको इस स्टेज पर अभी आपको कोई भी रिएक्शन जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने बैलेंसिंग पढ़ी ही नहीं है, ठीक। नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर वेल। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड?
ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। आप कहते हैं कि ये जो ऐश कलेक्ट हुई थी रिबन को बर्न करके, उसको आप एक बीकर में लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको स्टर कर दो और उसका अच्छे से सॉल्यूशन बना लो। उसके बाद आप उसको ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट करो कि वो किस लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इस टेस्ट पे आपको क्या पता, आप क्या जज कर सकते हो कि जो हमारा एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। On dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the following equation. ठीक है, आप कहते हैं कि ये जो चेंज है, अब जब हमने इस ऐश को वाटर में मिक्स कर दिया तो वो नया सब्सटेंस बन गया। अब वो क्या नया सब्सटेंस बना कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, वो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base, so magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. ठीक है, आप कहते हैं कि हमने चैप्टर 5 में रीड किया है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। ठीक, कहते हैं अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो एक नया सब्सटेंस बना था। कब? जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। अब उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, अब जो ऐश बनी थी, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, अब जब हमने उसको वाटर में मिक्स किया तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, जो एक और नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ठीक, तो अब ये जो सोल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इट इज अ बेस, और जो बेस है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब ये एक्टिविटी भी आपकी टीचर ही परफॉर्म करेगी। डिसॉल्व अबाउट ए teaspoonful of copper sulfate, a blue vitriol or neela thota in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in the test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि एक्टिविटी 7 में आपने क्या करना है, आपने एक टीस्पून जो है वो कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक, और उसको हाफ कप ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है, जो हाफ कप वाटर आपने बीकर में लिया था। ठीक है, उसके बाद उसी में जो आपको है सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर लेनी है उसमें। तो आप ये देखोगे कि जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो गया। अब आपको इस सैंपल को सेव करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी सैंपल का जो हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया, इसका एक सैंपल लेना है, इसको थोड़ा सा लेना है। इसमें आपको आयरन नेल या शेविंग ब्लेड डिप करना है। ठीक है, अब आपको आधे घंटे तक वेट करना है और उसके बाद आपने जो है वो कलर चेंज देखना है। और जो सॉल्यूशन हमने सेव करके रखा था और अब
जो आयरन नेल वाला सोल्यूशन है या शेविंग ब्लेड वाला सोल्यूशन है, उन दोनों सोल्यूशंस को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों सोल्यूशंस हमने कंपेयर किए, तो ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट वाला सोल्यूशन है। और इसमें इसी कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन नेल या फिर ब्लेड डाला, शेविंग ब्लेड डाला, तो उसका तो ये वो वाला सोल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या, ये तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो तो ब्लू कलर का है। ठीक है, लेकिन जब इसमें आयरन मिक्स हुआ तो वो नया कंपाउंड फॉर्म हो गया और उसका कलर जो है वो आयरन सल्फेट बन गया, नया कंपाउंड, और उसका कलर जो है वो ग्रीनिश आया। ठीक है, दोनों का जो कलर है वो चेंज हो गया। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन? यस, ठीक है, हमें दोनों में चेंज दिख रहा है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंज इन एनी वे? अब कहते हैं कि जो आपने नेल या ब्लेड जो भी आपने सोल्यूशन में डाला था, अब उसे बाहर निकालो और ये देखो कि क्या उसमें कोई चेंज आया है। The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate in new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as copper sulfate solution reacts with iron, gives iron sulfate solution and copper, that is brown deposit on the blade. अब कहते हैं कि ये जो चेंजेस आए ये क्यों आए, ये चेंजेस जो है वो क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि जो है आयरन के साथ जो कॉपर सल्फेट ने रिएक्ट किया। ठीक है, हमने तो इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट ही डाला था ना, और जब उसके बाद उसमें हमने ब्लेड डाला तो आयरन ने उसके साथ रिएक्ट कर दिया और नया सब्सटेंस बनाया, दैट इज आयरन सल्फेट, जिसने ग्रीन कलर दिया। अब जब हमने ब्लेड बाहर निकाला तो वो ब्लेड जो है वो ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, वो ब्राउन कलर का क्यों हो गया? क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब कहते हैं कि आयरन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया तो वो भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। और ये इसकी रिएक्शन दी हुई है कि जब इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ने आयरन के साथ रिएक्ट किया तो वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर बना दिया उसने। ठीक है, now activity 6.8, take about a tablespoonful of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in the figure. What happens to the lime water? अब कहते हैं कि आप एक बीकर में, आप एक टेस्ट ट्यूब में टीस्पून लो विनेगर का। ठीक है, उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करो और आपको एक हिजलिंग साउंड हियर होगी और उसमें कुछ गैस बबल्स भी आएंगे। अब इन गैस बबल्स को आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ मिक्स कर दो और जो लाइम वाटर में चेंज आएगा उसे ऑब्जर्व करो। अब द चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, आप कहते हैं कि जब विनेगर ने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की और उसमें कुछ और सब्सटेंसेस भी फॉर्म हुए। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब इन्होंने लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन दी है। ठीक है, ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने विनेगर डाला। ठीक है, विनेगर में हमने बेकिंग सोडा डाला और ऊपर उसके कॉर्क लगा दिया। ठीक है, जो इसमें से गैस रिलीज हुई उससे हमने ग्लास रॉड की हेल्प से, ये पाइप की हेल्प से दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर था उसमें रिलीज कर दिया। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में गया तो क्या रिएक्शन हुई? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड with lime water gives calcium carbonate and water.
ठीक है। तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और पानी बना दिया। When carbon dioxide is passed through the lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. आप कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आप लाइम वाटर में से पास करते हो तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। ठीक है। अब कहते हैं कि जो लाइम वाटर मिल्की हुआ, जो ये चेंज आया लाइम वाटर में, वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। अब इस टेस्ट को आप चैप्टर 10 में भी परफॉर्म करोगे, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि जो हमारी जो एयर है, ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। In activity 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed. In activity 6.6, ठीक है, आप कहते हैं कि आपने एक्टिविटी 6.6 से 6.8 तक देखा कि आपने हर एक्टिविटी में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनाए। ठीक है। अब एक्टिविटी 6.6 जो है उसमें आपने ऐश से जो मैग्नीशियम बन करके ऐश बना, ठीक है, उससे आगे फिर मैग्नीशियम, उस ऐश को जब हमने वाटर में ऐड किया तो उससे आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है। अब एक्टिविटी 7 में 6.7 में जब हमने कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट किया तो उसने आयरन सल्फेट और कॉपर 2 सब्सटेंस दिए। ठीक है। अब इन दोनों एक्टिविटीज़ में नया सब्सटेंस बना। ठीक है। और जो कॉपर जो था वो शेविंग ब्लेड पर डिपॉजिट हो गया, जो वो भी एक नया सब्सटेंस था। ठीक है। जो हमने कॉपर कहा ना कि कॉपर बना, वो आयरन ब्लेड पर डिपॉजिट हो गया था, वो हमें इसलिए पता लगा। अब एक्टिविटी 6.8 में जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाई तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। ठीक है, जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब कहते हैं कि ये जो लाइम वाटर मिल्की जो हम इसको कह रहे हैं, ये जो नया सब्सटेंस बना, अब इसका नाम हम क्या दें। ए चेंज इन विच one or more new substances are formed is a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. अब कहते हैं कि जिस रिएक्शन जहाँ पर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, जिन चेंजेस में, उनको केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो केमिकल चेंजेस हैं ये केमिकल रिएक्शन में बनती हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. happen due to the series of chemical changes. Medicine is the end product of a chain of chemical reactions. Useful new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. अब कहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। अब जैसे कि हम फूड डाइजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, या फ्रूट्स राइप होते हैं, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस के बाद ही बनते हैं। अब जो मेडिसिन है वो एंड प्रोडक्ट है बहुत लंबी चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है। और जो यूज़फुल न्यू मटेरियल्स है जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शंस का ही जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जो हमारी लाइफ में कोई भी जो नया मटेरियल बनता है उसकी स्टडी केमिकल चेंजेस ही है। ठीक है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. अब कहते हैं कि हमने ये पढ़ा कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल चेंज में। अब कहते हैं कि नए प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ कुछ और केमिकल चेंजेस भी आते हैं। अब वो क्या हुए
heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. अब कहते हैं कि जो हीट है या लाइट है या कोई भी ऐसी रेडिएशन है वो दी जाती है या एब्जॉर्ब होती है. अब साउंड है वो भी उसमें प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब जैसे हमने उसमें विनेगर और बेकिंग सोडा में पढ़ा था कि जो जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई तो उसमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस हुई, वो भी एक केमिकल चेंज का प्रोसेस है. ए चेंज इन स्मेल, ठीक है, स्मेल में उनके उस जगह जहाँ पर वो रिएक्शन हो रही है उस सराउंडिंग्स में जो स्मेल की चेंज है. ठीक है, पहले रिएक्शन से पहले कुछ और थी, रिएक्शन के बाद न्यू स्मेल क्रिएट हो गई. ठीक है, या फिर जो स्मेल जो है वो रिलीज आउट हो गई. ठीक है, और उसके कलर में सॉल्यूशन के या सब्सटेंस के कलर में चेंज आया. ठीक है, कोई गैस रिलीज हुई वो चेंज हुआ. ठीक है, लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. अब कहते हैं कि हमने पढ़ा कि रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग जो है वो केमिकल चेंज है. ठीक है, कहते हैं कोल, वुड और लीव्स की बर्निंग भी केमिकल चेंज है. कहते हैं इनफैक्ट कोई भी चीज़ हम बर्न करते हैं वो सारे जो हैं वो केमिकल चेंजेस हैं. ठीक है, अब जो कहते हैं कि बर्निंग जब होती है तो उसमें हीट है वो प्रोड्यूस होती है. Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you were advised not to play with fireworks. आप कहते हैं कि जब फायरवर्क में एक्सप्लोजन है वो भी एक केमिकल चेंज है. कहते हैं जब उसमें एक्सप्लोजन होता है तो उसमें हीट, लाइट, साउंड और अनप्लेजेंट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है वो फायरवर्क्स से ना खेलो. When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this a chemical change? अब कहते हैं कि जब हमारा फूड है, ठीक है, वो सड़ जाता है, वो स्पॉयल हो जाता है तो उसमें से जो है वो फाउल स्मेल आने लगती है, जीसी स्मेल आने लगती है हमारे खाने में से. ठीक है, तो आप कहते हैं कि क्या वो भी केमिकल चेंज का ही प्रोसेस है, केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substances. Are not these changes chemical changes? आप कहते कि आपने कभी भी फ्रेशली कट एप्पल के स्लाइस को देखा होगा कि अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दें तो फिर उस पर जो ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है. ठीक है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. अगर आपने ये नहीं किया, नहीं देखा, कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो आप ये अभी फ्रेशली एप्पल कट करके भी ऑब्जर्व कर सकते हो, या आप पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हो. आप कहते हैं कि ये जो कलर चेंज हुआ ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, कि एप्पल का कलर तो कुछ और था पहले, लेकिन जब उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग होगी तो उसका कलर चेंज हो गया, वो कुछ और बन गया. ठीक है, अब कहते हैं कि क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद ए बेस. इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज. आप कहते हैं कि चैप्टर 5 में जब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रीड की थी, क्या आप कहते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी केमिकल चेंज है. ए प्रोटेक्टिव शील्ड. You must have heard the ozone layer in the atmosphere. It protects us from harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs this radiation, breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone a chemical change?
अब प्रोटेक्टिव शील्ड यहाँ पे ओजोन लेयर को कहा गया है, ठीक है। अब कहते हैं कि हम सब ने ये सुना है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अब ओजोन क्या करती है कि जो ये रेडिएशन है उन्हें अब्जॉर्ब कर देती है और खुद जो है वो ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये जो ओजोन का जो है वो ओजोन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जो ओजोन का ब्रेक डाउन है क्या उसे भी हम एक केमिकल चेंज ही कहेंगे। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. अब कहते हैं कि अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ये हमारे पास अर्थ के सरफेस तक आ जाएंगे और हमारे पास पहुंच जाएंगे और ये हमें या और लाइफ फॉर्म्स को हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो ओजोन है वो हमारी नेचुरल शील्ड है इन रेडिएशन से, वो प्रोटेक्ट करती है इन रेडिएशन से, ठीक है। नाउ बूझो, वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन बी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज। अब कहते हैं कि जो बूझो कहता है कि जब हमने चैप्टर 1 में रीड किया था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो क्या जो फोटोसिंथेसिस है वो भी केमिकल चेंज हुआ। तो पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। तो पहेली कहती है कि डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, तो फोटोसिंथेसिस भी तो केमिकल चेंज ही हुआ, ठीक है। और नाउ 6.3 दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. Since iron is used in many bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss should be due to रस्टिंग इज़ ह्यूज, ठीक है। अब कहते हैं कि हम दोबारा रस्टिंग की बात करते हैं, रस्टिंग प्रोसेस पे बैक दोबारा आ जाओ। अब कहते हैं कि जितने भी आयरन आर्टिकल्स हैं उस पर जब रस्ट लग जाती है तो वो क्या है, उन्हें स्लोली डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, धीरे धीरे उन्हें ख़त्म करने लग जाती है। अब कहते हैं कि जो भी आयरन से बने हुए सब चांसेस है, चाहे वो ब्रिज है, शिप है, कार है, ट्रक्स हैं, उनकी बॉडीज़ कुछ भी, ठीक है, कार ट्रक्स की बॉडीज़ हैं या फिर कुछ भी, कोई भी आर्टिकल जो आयरन से बना है, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर उस पर जो रस्टिंग प्रोसेस होगी तो वो बहुत ही ह्यूज लॉस होगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इन्होंने जो रस्टिंग क्या है उसकी इक्वेशन दी है, दैट इज आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट्स विद फॉर्म्स रस्ट, ठीक है। अब कहते हैं कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना देती है, दैट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। अब कहते हैं कि रस्टिंग होने के लिए, रस्टिंग प्रोसेस के लिए दोनों ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना, वाटर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो रस्टिंग नहीं होगी। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster, ठीक है। अब कहते हैं कि इनफैक्ट अगर जो हवा में जो है वो पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड है, तो उसमें रस्टिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब हम इससे कैसे बचें। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. अब कहते हैं कि इससे आप क्या है, जो ऑक्सीजन वाटर या फिर या तो ऑक्सीजन या वाटर या दोनों के कांटेक्ट से आयरन को बचाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उस पर पेंट या ग्रीस की कोटिंग करवाते रहो, ठीक है। या फिर
आप एक काम और कर सकते हो, और ये जो कोटिंग है वो रेगुलरली आपको करवानी पड़ेगी ताकि जो आपके आयरन आर्टिकल्स हैं वो प्रिवेंट हो सके। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि उसमें मेटल की कोटिंग करवा सकते हो, जैसे क्रोमियम है, जिंक है, ठीक है, जो आयरन की प्रोटेक्शन कर सके। नाउ पहेली, oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. अब कहते कि जो अब पहेली कहती कि इसीलिए जो मेरी फ्रेंड रीटा है वो हमेशा जो है वो आयरन आर्टिकल्स की रस्टिंग की कंप्लेनिंग करती रहती है कि उसमें बहुत फास्ट रस्टिंग होती है, क्योंकि वो जो है वो कोस्टल एरिया के पास रहती है जहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत ह्यूमिड रहता है। This process of depositing of a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. ठीक है, अब कहते हैं कि ये किसी उसकी जिंक की कोटिंग डिपॉजिट करने के लिए आयरन पर, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो हमारे घर में जो आयरन पाइप्स यूज़ होती हैं उस पे उनको गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि जो है वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो सकें। You know that ships are made of iron and part of them remains underwater. On the part above water also water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ships' iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? आप कहते हैं कि शिप्स के बारे में बात करते हैं कि जो शिप्स हैं वो आयरन से ही बनी होती हैं और शिप्स का जो एक पार्ट है वो हमेशा ही पानी में रहता है, तभी वो शिप वाटर पे फ्लोट करेगी। ठीक है, आप कहते हैं कि जो शिप का पार्ट जो वाटर के सरफेस से ऊपर है, सरफेस या उससे ऊपर है, ठीक है, तो उस पे भी पानी लगता ही रहता है, जो आउटर पोर्शन है शिप का उस पे भी वाटर आते ही रहता है। तो कहते कि और जो सी वाटर है उसमें जो बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो है वो रस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है सी वाटर में। ठीक है, तो कहते हैं इसीलिए जो शिप्स हैं उनको हमेशा ही रस्टिंग की वजह से बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ता है, जबकि आप उनको पेंट भी कर लो। ठीक है, आप उनको पेंटिंग कर लो, उनकी गैल्वेनाइजेशन कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन फिर भी जो शिप्स हैं उन्हें बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। तो कहते हैं कि जो पोर्शन उनका वाटर में रहता है उसे हर साल रिप्लेस करना पड़ता है। कहते हैं अब इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि वर्ल्ड को कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है इस चीज़ का। Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. अब कहते हैं कि इससे इस आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन हुई है, जो आयरन के साथ आयरन में जो मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया है, जैसे कि आयरन में कार्बन और कुछ मेटल्स मिक्स किए हैं जैसे कि क्रोमियम है, निकल है, मैंगनीज है, और इसको जो है वो कभी भी रस्ट नहीं लगती। ठीक है, नाउ क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. However, a large crystals of pure salts can be formed from their solutions. The process is called crystallization. It is an example of a physical change. आप कहते हैं कि आपने क्लास 6 में रीड किया है
कि जो सॉल्ट है वो सी वाटर को वेपोरेट करके ऑब्टेन होता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जो सॉल्ट है, जो वो सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता, और ना ही जो उसके क्रिस्टल्स की शेप है वो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो उन क्रिस्टल्स की जो प्योरिटी है, ठीक है, उसे उन सॉल्यूशंस में से जो है प्योर क्रिस्टल बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। नाउ एक्टिविटी 6.9, ये जो है वो आपकी टीचर ही परफॉर्म करेगी, और इसमें एक क्वेश्चन है, दैट इज यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। कहते कि आपकी टीचर ही परफॉर्म करेगी ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन उनके लिए भी एक क्वेश्चन है, दैट इज कि बॉइलिंग वाटर के लिए के टाइम आप बहुत केयरफुल रहें, ठीक है, और आपको सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करना है। नाउ टेक अ cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution. Allow it to cool. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. अब कहते कि आपने क्या करना है, एक बीकर में वाटर लेना है, ठीक है, 1 कप पानी लेना है एक बीकर में, और उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देने हैं और उस वाटर को हीट कर देना है। अब जब वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको स्लोली कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और उसको साथ में स्टर भी करते रहना है, आपको स्टरिंग नहीं रोकनी। और कॉपर सल्फेट का पाउडर आपको तब तक ऐड करना है जब तक वाटर का सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता। जब वाटर का सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो सॉल्यूशन फिल्टर कर लेना है और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब तक वो सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है आप उसको छेड़ोगे नहीं, कीप इट अनडिस्टर्ब्ड। और आफ्टर सम टाइम आप उसमें जो है वो क्रिस्टल्स ऑब्जर्व करोगे कॉपर सल्फेट के। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे तो आप कुछ और टाइम के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, ये इन्होंने जो है वो सॉल्यूशन फिल्टर करने के बाद उसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और ये उसकी फिगर है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर से एनलार्ज करके दिखाया कि यहाँ पर जो है वो बॉटम पर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्जर्व हुए हैं। You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. अब कहते हैं कि आपने इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से रीड किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया है। अब जो आपके आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो केमिकल चेंजेस है या फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। नाउ योर कीवर्ड्स, केमिकल चेंज, the changes that occur in the chemical properties of the substance. Chemical reaction, the reactions which end result give the chemical change, ठीक है। जिन रिएक्शन से केमिकल चेंजेस होते हैं उनको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, जब हमें किसी सॉल्यूशन में से उसके क्रिस्टल्स का प्योरेस्ट फॉर्म निकालना होता है तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन, जब हमें आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उस पर मेटल की कोटिंग करते हैं, स्पेशली जब जिंक के लिए, ठीक है, तो उसके गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिजिकल चेंजेस, जब किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आते हैं तो उन्हें फिजिकल चेंजेस कहते हैं। रस्टिंग, जब वाटर
या ऑक्सीजन या दोनों की ही प्रेजेंस में जो आयरन है उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है और उस पर जो है वो ब्राउन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम रस्टिंग कह देते हैं। नाउ व्हाट यू हैव लर्नड, changes can be of two types, physical and chemical. Physical changes are changes in the physical properties of substances. No new substances are formed in these changes. These changes may be reversible. ठीक है, और एक और पॉइंट, जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं और जो केमिकल चेंजेस हैं दैट आर नॉन रिवर्सिबल। In chemical changes, new substances are produced. Some substances can be obtained in pure state from their solutions by crystallization. ठीक है, so we have done with our chapter explanation. So I hope आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। That's all for today. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Thanks for watching the video.